वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जो कि होगा पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन के बारे में, और प्री रेक्विजिट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि इस पूरी लेक्चर सीरीज का ही प्री रेक्विजिट था, शुरू में ही बताया गया था, और सेट्स एंड फंक्शंस। वो भी शायद मैंने शुरू में बोला था कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ाऊँ तो मान के चलता हूँ कि ये आपको मालूम है। इस पर मैंने 2 लेक्चर सीरीज बनाई हैं, एक सेट्स पर और एक फंक्शंस पर, एकदम डिटेल में। और हम लोकस भी मान के चल रहे हैं, आपको मालूम है, ये इसी लेक्चर सीरीज में पहले डिस्कस हुआ था। Some problems for practice, and now let us get started. तो सबसे पहले बात करेंगे जीरो सेट्स की। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम द कार्टेशियन प्लेन टू द रियल नंबर्स। तो रिकॉल, दिस इज द नोटेशन फॉर द कार्टेशियन प्लेन। तो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन इज द कार्टेशियन प्लेन, टारगेट इज द रियल नंबर्स। उसका जीरो सेट कैसे डिफाइंड है? वो सारे पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी इन द कार्टेशियन प्लेन, जिन पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है। बहुत सरल बात है, ये टर्मिनोलॉजी से ही पता चल रहा है कि क्यों इसको जीरो सेट, आई मीन डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी में क्लियर कनेक्शन है, फालतू टर्मिनोलॉजी नहीं है। और एक बात जो मैं दोहरा दूं, बार बार मैंने फंक्शंस में भी ये चीज़ बोली थी कि f इज़ अ फंक्शन, f(x) is not a function, f of x, y is not a function, right? f of x, y वैल्यू है फंक्शन की x, y पर। f of x, y कोई फंक्शन नहीं है, f फंक्शन है। तो जीरो सेट ऑफ f कुछ होता है। कोई अगर ये लिख रहा है जीरो सेट ऑफ f of x, y, तो गलत चीज़ लिख रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंदर कोई चीज़, अंदर जो चीज़ है वो फंक्शन ही नहीं है, वो एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये गंदी आदत हमें पड़ी रहती है हाई स्कूल में, f(x) इज़ अ फंक्शन, लेट f(x) बी अ फंक्शन, लेट f(x) बी अ फंक्शन, ये लिखा रहता है कई जगह। एकदम गलत है, नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो नोशन है ज़ीरो सेट्स का, इसमें R2 की कोई महत्ता नहीं थी। यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता था। हमारे पास अगर कोई फंक्शन होता फ्रॉम एनी सेट x टू रियल नंबर्स, हम इसका भी जीरो सेट डिफाइन कर सकते थे। सिमिलरली वो सारे पॉइंट्स इन द डोमेन जिन पर फंक्शन जीरो वैल्यू ले रहा है। पर ठीक है, हमारे अभी काम का केवल यही सेटअप है, हम केवल इन्हीं सेटअप, इन्हीं तरीके के फंक्शंस की बात करेंगे। तो मैंने केवल डेफिनेशन जब लिखी तो इस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे परिभाषा और भी स्पष्ट हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल, हमारे पास जो फंक्शन है R2 to R कैसे डिफाइंड है? x, y पर वैल्यू मिलती है x। ठीक है, बहुत ही सरल सा फंक्शन। इसका जीरो सेट क्या है? तो बाय डेफिनेशन जीरो सेट है ऑल दोज पॉइंट्स इन द डोमेन जिन पर फंक्शन जीरो वैल्यू ले रहा है। पर फंक्शन की डेफिनेशन में ही है कि दिस इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ, राइट? पर फिर यह है क्या? दिस इज द y एक्सिस। वो सारे पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में जिनकी एब्सिसा जीरो है, दिस इज प्रिसाइसली द y एक्सिस। तो अगर स्केच करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द जीरो सेट ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगला, अब जो फंक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। x, y पर जो ये आंसर देता है वो है x + y - 3। तो इसका जीरो सेट क्या है? फिर से वही बात, जीरो सेट बाय डेफिनेशन इज दोज पॉइंट्स जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि x + y - 3 0। वो सारे पॉइंट्स x, y इन द कार्टेशियन प्लेन जिनके लिए ये होता हो। और अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर आपने समझा, उसका मतलब पता है, तो ये कुछ नहीं है, दिस इज दिस सेट, दिस इज 3, 0, दिस इज 0, 3, एंड दैट्स इट। वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास होती हो, प्रिसाइसली दैट इज द जीरो सेट। इसी को लोकस की भाषा में बोल सकते हैं, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। पर एकदम स्पष्ट भाषा यही है, जीरो सेट्स। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। एक और एग्जाम्पल, f इज दिस फंक्शन जो कि x, y पर ये आउटपुट देता है।
इसका क्या जीरो सेट है? अगेन जीरो सेट बाय डेफिनेशन इज दोज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। पर इसको फिर हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 9, या 9 ना लिख के 3 स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। तो वो सारे पॉइंट्स एक्स कोमा वाई जिनका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज square of 3. So what is this thing? This is square of the distance from the origin. Right? वो सारे points जिनका square of the distance from the origin is 3 का square, which is equal to वो सारे points जिनका distance from the origin is 3. और वो सारे points फिर एक circle बनाएंगे जिनका जिस circle का center is the origin और radius is 3. तो जो जीरो सेट है वो ये है। होपफुली ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, बहुत ज़रूरी है ये आगे बढ़ने से पहले। ओके, अब लोकस और ज़ीरो सेट्स का क्या संबंध है? एक ही बात है। जब हम बोलते हैं कि कंसिडर द कर्व और फिर एक सी लिख दिया, फिर कोलन बना के ये इक्वेशन लिख दी, जब ऐसा लिखा गया है तो क्या बोला जा रहा है कि c इज इक्वल टू, ये जो c है दिस इज सेम एज सेइंग दैट c इज इक्वल टू द जीरो सेट ऑफ द फंक्शन f वेयर what is f? f is this function which takes x comma y to this algebraic expression, राइट। जब हम ये लिखते हैं तो हमारा मतलब ही तो वो होता है वो सारे पॉइंट्स x कॉमा y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर उसी चीज़ को जीरो सेट की भाषा में बोलना हो तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो x कॉमा y पर ये एक्सप्रेशन के बराबर होता है, और इसका जीरो सेट फिर क्या होगा? वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता है। तो बस ये लैंग्वेज का ही फेर है, कुछ नहीं हुआ है। ओके, और सिमिलरली जब हम बोलते हैं कंसिडर द लोकस ऑफ अ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो ये बस भयावह भाषा में इतना ही बोला गया है वो सारे पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई जिनके लिए ये इक्वेशन ट्रू है, उन पॉइंट्स का सेट को ही लोकस बोला गया है ऑफ दोज पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सो दिस इज नथिंग बट द सेट, वी मीन द सेट, और वी मीन ZF where, or consider ZF rather, consider लिखा हुआ है, so we mean consider ZF where f is this function which at x comma y outputs, और ये जब मैं लोकस की बात कर रहा था तो भी मैंने शायद ये एम्फेसाइज किया था कि जब लोकस हम शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कोई चीज़ जो चल रही है, भाग रही है, मूव कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। लोकस इज जस्ट अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम केवल कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। लोकस कहीं और भी हो सकता है, किसी और भी स्पेस में हो सकता है। तो लोकस कुछ नहीं होता, बस एक खास तरह का सबसेट ही होता है जो कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। जब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन से आएगा, जब कोई और कर्व की बात कर रहे हैं तो वो कोई और इक्वेशन से आएगा, पर वो कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है। ठीक है, ओके। अब जीरो सेट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो जैसे अब लिखा हुआ है कि पहला जो कर्व है वो है दिस थिंग, और जो दूसरा कर्व है वो ये है। अगेन ये हम बात कर चुके हैं। पहला कर्व इज दिस का मतलब क्या हुआ? वो सारे पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई जिनके लिए ये ट्रू है, यानी कि वाई एक्सिस C1 इज नथिंग बट दी वाई एक्सिस और C2 इज नथिंग बट दी एक्स एक्सिस। ठीक है, वो कुछ है। अब इनके जो डिफाइनिंग एक्सप्रेशंस थे उनको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो अगर कर दिया जाए तो वो कौन से पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है? वो सारे पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई कौन से हैं जिनके लिए एक्स वाई ज़ीरो के बराबर हो जाता है? नोट दैट एक्स इज द डिफाइनिंग एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट कर्व, वाई इज द डिफाइनिंग एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड कर्व। तो वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए x टाइम्स y ज़ीरो होता है वो प्रिसाइसली वो पॉइंट्स है जिनका या तो x कोऑर्डिनेट ज़ीरो है या y कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, यानी कि वो पॉइंट्स जो या तो x एक्सिस पर हैं या y एक्सिस पर हैं।
राइट, यानी वो सारे पॉइंट्स जो या तो C1 में है या C2 में है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज नथिंग बट C1 यूनियन C2। सो दिस लोकस इज, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन, दिस लोकस इज C1 यूनियन C2। C1 यूनियन C2 का मतलब क्या हुआ? वो सारे पॉइंट्स जो या तो C1 में है या C2 में है या दोनों में है। C1 क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स ही है, वो भले ही ऐसे लिखा हुआ है। C1 इज द दो सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन जिनका एब्सिसा 0 है, यानी कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स द y एक्सिस। C2 सिमिलरली इज द x एक्सिस। और क्लियरली अगर वो सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाएं जिनमें ये प्रॉपर्टी है कि उनके x और y कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट इज प्रिसाइसली द यूनियन ऑफ दीज टू एक्सीज। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, आगे हम देखेंगे, पर उसके पहले एक और एग्जाम्पल। अगर C1 ये कर्व है और C2 ये कर्व है, राइट, तो व्हाट इज द लोकस गिवन बाय दिस इक्वेशन, यानी वो सारे पॉइंट्स x, y जिनके लिए ये ट्रू है। तो दिस इज द डिफाइनिंग एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट कर्व, दिस इज द डिफाइनिंग एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड कर्व। बस डिफाइनिंग एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके अगर 0 रखें तो क्या मिलेगा? क्लियरली ये वो सारे पॉइंट्स होंगे जिनके लिए या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो या तो C1 में है या C2 में है। अगर स्केच करना ही है तो वो ये हो जाएगा, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। सो दिस इज अगेन C1 यूनियन C2। ऑल राइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लैंग्वेज की वजह से शायद दिक्कत आ रही हो, पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। तो जनरल बात कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, f is a function from R2 to R, g is also a function from R2 to R, और अगर हम प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन करें, h is the function which is point wise product of f and g. Let me recall what is h. h भी एक फंक्शन ही है from R2 to R, जिसकी डेफिनेशन क्या है? x, y पे जो h की वैल्यू है वो है f की वैल्यू ले लें x, y पे, और g की वैल्यू ले लें और मल्टीप्लाई कर दें। तो दो फंक्शंस दिए थे f और g, उनकी मदद से हमने एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया विच इज जस्ट पॉइंट वाइज प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ f एंड g, जिसकी स्पष्ट परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। तो हम बस ये कह रहे हैं कि जो h का 0 सेट है वो है यूनियन ऑफ द 0 सेट्स ऑफ f एंड g। रिकॉल, यूनियन का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो या पहले वाले में है या दूसरे वाले में है या दोनों में है। ठीक है, और प्रूफ हम लेके देंगे, कुछ भी नहीं है उसमें, पर इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर ही हो गया होगा कि बात यहाँ पे हो क्या रही है। जो पहली सेटिंग है, जो अगर इसी लेमा को इंस्टेंशिएट किया जाए इस वाले एग्जाम्पल में, तो व्हाट इज f? f इज द फंक्शन f of x, y equals x. What is g? g is the function g of x, y equals y. This is for all x, y. तो अगर f और g को ऐसे डिफाइन कर दिया जाए तो ये जो लोकस लिखा है ये कुछ नहीं लिखा है, 0 सेट ऑफ f टाइम्स g ही लिखा हुआ है। आई होप आपको रिलेट कर पा रहे हो, और अगर ऐसे में समस्या है तो वीडियो पॉज करके सोचें। ठीक है, तो ये जस्ट एक जनरलाइजेशन हो गया इन दोनों एग्जाम्पल्स का। प्रूफ क्या है? प्रूफ बहुत ही सरल है। कोई पॉइंट 0 सेट ऑफ h में कब होता है? तब और केवल तब होगा जब ये चीज़ 0 हो जाए, और ये तब और केवल तब होगी बाय डेफिनेशन ऑफ h जब ये प्रोडक्ट 0 हो जाए, और ये तब और केवल तब होगा जब इन दोनों में से कम एक 0 हो जाए। राइट, और ये लॉजिकल और है। व्हेन वी से और, जब हम आम भाषा में और बोलते हैं तो हम एक्सक्लूसिव और बोल रहे होते हैं कि दोनों में से एक ना एक तो हो रहा है पर दोनों नहीं हो रहे हैं। ये आम भाषा वाला और होता है, पर जब गणित में और लिखते हैं तो वो लॉजिकल और, यानी कि या तो ये हो या दोनों हो। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट। पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x, y 0 सेट ऑफ f में है, और इसका मतलब हुआ x, y 0 सेट ऑफ g में है, जिसका मतलब हुआ कि x, y इस यूनियन में है। और ये सारे जो इम्प्लीकेशंस थे, ये डबल इम्प्लीकेशंस थे सारे के सारे
तो x कॉमा वाई जीरो सेट ऑफ h में तब और केवल तब है जब वो यहाँ पर है, और इस वजह से जीरो सेट ऑफ h इज जीरो सेट ऑफ f यूनियन जीरो सेट ऑफ g। एकदम ट्रिवियल चीज़ हो रही है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं रहा है, बस लैंग्वेज का फेर है। ओके, तो अब मुद्दे पर आते हैं। पेयर ऑफ लाइंस की अब बात करेंगे। हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन दी है, दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही है। पहली वाली की इक्वेशन ये है, दूसरी की ये है, तो दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही है, और मैंने यहाँ पे उन्हें स्केच भी किया हुआ है। क्या हम साइमल्टेनियसली इनको कैप्चर कर सकते हैं, यानी क्या हम इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं वाया सिंगल इक्वेशन? कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स आर प्रिसाइसली द पॉइंट्स ऑफ दिस थिंग? तो अगर पिछली स्लाइड फॉलो करी तो हमें कुछ नहीं करना है। कंसिडर दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वो पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं आर प्रिसाइसली द पॉइंट्स विच लाई ऑन L1 और L2 और बोथ। और वही फंक्शंस की भाषा में अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर दें f विच ऑन x, y टेक्स दिस एक्सप्रेशन, अनदर फंक्शन g जो कि x, y पर ये एक्सप्रेशन लेता है, तो L1 इज नथिंग बट जीरो सेट ऑफ f और L2 इज जीरो सेट ऑफ g। और जो हमने पिछले में देखा कि L1 यूनियन L2 इज जीरो सेट ऑफ f टाइम्स g। तो f टाइम्स g जो फंक्शन है वो x, y पे ये वैल्यू लेता है। वही बात बोल रहे हैं, पर अब हम थोड़ा सा नॉन फंक्शन की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम वो सारे पॉइंट्स लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज प्रिसाइसली दोज पॉइंट्स जो कि इन दोनों लाइंस के यूनियन पर लाई करते हैं। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा ये। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द डिफाइनिंग एक्सप्रेशन और ए डिफाइनिंग एक्सप्रेशन फॉर दिस यूनियन L1 यूनियन L2 फॉर दीज टू पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। और ये देख के इमीडिएटली नहीं समझ में आता, तुरंत नहीं दिखता कि ये वाकई में ये इसका जो जीरो सेट है, अगर इसको एक फंक्शन की तरह से सोचें, यानी वो फंक्शन जो x, y पर ये वैल्यू लेता है, उसका जीरो सेट एक पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, वो यहाँ से देख के तुरंत समझ नहीं आता। अगर इस फॉर्म में लिख दिया तो दिखता है, पर उसे एक्सपैंड करके लिख दिया तो नहीं दिखता। और यहीं पे सारा जो हमारा डिस्कशन होगा पेयर ऑफ लाइंस का, वो यहीं से मोटिवेट होगा। तो इन जनरल अगर हमारे पास एक लाइन है L1 जो कि इस तरह से डिफाइंड है, और एक दूसरी लाइन L2 है जो इस तरह से डिफाइंड है, दोनों ही ओरिजिन से पास करेंगी क्लियरली, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म दोनों में नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हम कह रहे हैं ये दोनों लाइंस हैं, तो हम ये भी इम्प्लिसिटली कह रहे हैं कि A1 और B1 दोनों साथ में ज़ीरो नहीं है, और A2 और B2 दोनों साथ में ज़ीरो नहीं है, कोई एक ज़ीरो हो सकता है, दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं है। तो L1 यूनियन L2 को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल A, कैपिटल H एंड कैपिटल B, ऐसे कैपिटल A, कैपिटल H और कैपिटल B एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ये जो इक्वेशन है, दिस इज प्रिसाइसली द इक्वेशन ऑफ L1 यूनियन L2। कहने का मतलब वो सारे पॉइंट्स x, y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो प्रिसाइसली वही पॉइंट्स हैं जो L1 यूनियन L2 पर हैं, यानी कि वो पॉइंट्स जो या तो L1 में है, या L2 में है, या दोनों में है। तो आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। प्रूफ इज़ वेरी सिंपल, प्रूफ इज़ नथिंग, पर स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। और इट इज़ डायरेक्टली मोटिवेटेड फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने देखा उसको ही जनरलाइज किया गया है, ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो क्लियरली L1 यूनियन L2, अगर सारी बात अभी तक जो हुई वो समझ में आई, तो L1 यूनियन L2 इज नथिंग बट, और कैन बी रिटन दिस वे, राइट। L1 यूनियन L2 पे एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, बस इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो इस फॉर्म का आ जाएगा। और अब कुछ नहीं करना है, इसको हम कैपिटल A बोल देंगे, इस चीज़ को कैपिटल 2H बोल देंगे। अब वो 2 का फैक्टर क्यों है? वो कल्चरल रीजंस की वजह से।
इसको कैपिटल एच बोलने में कोई बुराई नहीं थी, इस पूरी चीज़ को कैपिटल एच बोल देते। हमने 2H बोला, वो उसके कुछ फ़ायदे हैं, बस नोटेशनल फ़ायदा है, कोई मैथमेटिकल फ़ायदा नहीं है। और दिस इज़ कैपिटल बी, दैट्स इट। तो दैट प्रूव्स दिस थ्योरम कि दे एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट कैपिटल ए, कैपिटल एच एंड कैपिटल बी सच दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सो नथिंग हैपेंड, कुछ भी बहुत जटिल नहीं हुआ है अभी तक। ऑल राइट, पर अब प्रश्न उठता है कि इस फॉर्म का हर एक्सप्रेशन क्या एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन? कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन दिया हुआ है अगर, तो हम उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी यूनियन ऑफ दोज टू लाइन्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो भी अभी हमने देखा, पर अब प्रश्न हम उल्टी दिशा में पूछ रहे हैं कि अगर इस फॉर्म का कुछ लिख दिया गया है, किसी ने ए, एच और बी अपने मन से चुन लिए और पूछा कि ये जो लोकस है, यानी वो सारे पॉइंट्स जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, क्या वो यूनियन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है नेसेसरीली? सो लेट्स सी। हाँ, तो प्रश्न वही है जो मैंने अभी बोला, वो लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल्स इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? क्या ये जो कर्व है, ये जो भी सेट है, ये सेट है क्या? क्या ये दो लाइंस का यूनियन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन? सोचें इस पे। तो लेट्स एनालाइज दिस। अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट है सी में जिसमें कि मान लेते हैं x0 नॉन जीरो है, ठीक है? सो देन तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि x0 y0 अगर सी पर है तो उसका मतलब ही ये है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्योंकि हमने माना है कि x0 जीरो नहीं है, तो हम बोथ साइड x0 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2 + 2, क्या लिखूँ, x नहीं लिखना चाहता, z लिख देता हूँ या w लिख देता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल इज w, इसका एक रूट है y0 अपॉन x0, क्लियरली बाय दिस इक्वेशन। इसका एक रियल रूट है y0 अपॉन x0। y0 अपॉन x0 एक रियल नंबर है, x0 नॉन जीरो था, एक रियल नंबर था, y0 भी एक रियल नंबर था, तो ऑफ कोर्स y0 अपॉन x0 एक रियल नंबर है जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है। पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी रियल रूट नहीं है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। सो दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि कोई भी नॉन जीरो x0 यानी एब्सिसा अगर नॉन जीरो है, किसी भी पॉइंट की अगर एब्सिसा नॉन जीरो है, तो वो इस कर्व पर डेफिनेटली नहीं है। उसी रीजनिंग से अगर किसी पॉइंट के ऑर्डिनेट नॉन जीरो है, तो वो भी इस कर्व पर नहीं है। यानी कि ओरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट हम ले लें तो वो इस कर्व पर नहीं है, और ओरिजिन इस कर्व पर है, क्योंकि अगर x को ज़ीरो और y को ज़ीरो डालें तो क्लियरली ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। सो व्हाट इज दिस c? c इज ओनली द ओरिजिन, c इज जस्ट द ओरिजिन। सेट थियोरेटिकली लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, c इज दिस सेट। एक ही बात है, ये अंग्रेजी में लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा कर्व है, क्या है ये बहुत आसान है। जो ये इक्वेशन है या ये जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन बाद में, ये जो एक्सप्रेशन है ये है क्या? दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये ज़ीरो कब होगा? तब और केवल तब जब ये ज़ीरो होगा। पर ये ज़ीरो कब होगा? तब और केवल तब जब x माइनस वाई ज़ीरो होगा। यानी कि c इज़ नथिंग बट, c का डिफाइनिंग इक्वेशन ये था, पर अभी हमने शो किया कि वो उससे बहुत सरल है। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर बाय दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन हम देख पा रहे हैं कि c का डिफाइनिंग इक्वेशन एक्चुअली और इससे भी बहुत सरल लिखा जा सकता था। फंक्शन की भाषा में इसका जो जीरो सेट है वही इसका भी जीरो सेट है, ठीक है? All right, so this is the curve C. So this is just one single line passing through the origin. So यहाँ पे conclusion आया कि C is one single line, is just one line
राइट। पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि सी केवल ऑरिजिन है, यहाँ पे देखा कि सी केवल एक लाइन है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, इट्स नॉट अ पेयर ऑफ लाइंस, वो केवल एक ही लाइन है। और पिछले ही स्लाइड में हम देख चुके हैं जब सी सूटेबल ए बी सी के लिए, सॉरी सूटेबल ए एच और बी के लिए, वो वास्तव में दो डिफरेंट लाइंस थी। तो अभी यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर हम लिख दें, अगर ये हम लिखें तो इसका जो ज़ीरो सेट होगा, या रादर सॉरी वो पॉइंट जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पेयर ऑफ लाइंस हो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है। ये तो एकदम ही एक्सट्रीम केस हो गया, ठीक है, ऑल राइट। पर हम एक क्लासिफिकेशन थ्योरम प्रूव करेंगे शायद अगली ही स्लाइड में। हाँ, ये हमारा क्लासिफिकेशन थ्योरम। तो कब ये कर्व क्या है हम एकदम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सम रिलेशनशिप बिटवीन ए एच एंड बी। तो ए एच बी रियल नंबर्स हैं जिसमें से कि तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं है। अगर तीनों के तीनों ज़ीरो हो गए तो ये कर्व क्या हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा दी एंटायर कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि तब हम बस इतना ही कह रहे हैं वो सारे एक्स और वाई सच दैट ज़ीरो इज़ ज़ीरो, राइट। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये तो आइडेंटिकली ज़ीरो हो गया, तो हर एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन ही ये हो जाएगा। तो वो उस ट्रिवियलिटी में हम नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने ये स्टिपुलेशन डाल दिया कि ए एच बी तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं है, नॉट ऑल ज़ीरो। और फिर ये हमारा क्लासिफिकेशन है कि अगर ये क्वांटिटी सॉरी अगर ये इक्वेशन या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए तो द कर्व सी इज ओनली द ऑरिजिन, ये हो जाए तो एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, और ये हो जाए तो इट्स अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। तो पिछला एग्जाम्पल अगर देखा तो बात ऐसे ही समझ में आ रही होगी, और ये जो कंडीशंस हैं ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसके जैसी ही लग रही हैं। और एच स्क्वायर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने टू का कोएफिशिएंट डाल दिया था। यूजुअली क्या दिखना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखें तो कुछ ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए थी, एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी पे लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इस ऐसी कंडीशंस दिखनी चाहिए थी। पर वो क्योंकि यहाँ पे टू डाला हुआ है इस वजह से एक फोर कैंसिल हो जा रहा है, और मे बी वही रीज़न है कि लोगों ने यहाँ पे टू लिखना शुरू किया, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। सो तीन चीज़ें हमें करनी है। पहले अस्यूम करते हैं कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो जो हमने देखा पिछले स्लाइड में बस उसका जनरलाइजेशन करना है, सारी चीज़ें अब सिंबल्स में करनी है। पिछले स्लाइड या पिछले के पिछले स्लाइड में सब कॉन्क्रीटली था, अब सब एब्स्ट्रैक्टली है। तो ये मान लें, और हमें सिद्ध क्या करना है, अंडर दिस अजम्पशन वी वांट टू प्रूव कि जो कर्व सी है वो केवल ऑरिजिन है, ठीक है। और सेम रीजनिंग, इफ सपोज वी हैव अ पॉइंट ऑन सी, ऑन द कर्व सी, जिसमें एब्सिसा नॉन जीरो है, देन वेल ये तो होगा ही क्योंकि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कर्व पर है। फिर वही बात, क्योंकि एक्स नॉट जीरो नहीं है तो हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं एक्स नॉट स्क्वायर से। पर वही बात हो गई कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका एक रूट है वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, पर वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट एक रियल नंबर है और इसका कोई रियल रूट है नहीं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। बट देन राइट, दिस इज अ रियल रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। पूरी चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑल राइट। सिमिलरली अस्यूम, हाँ तो अब ये खत्म नहीं हुआ, तो इससे हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि कोई भी पॉइंट जिसका एब्सिसा नॉन जीरो है वो सी पर नहीं है। उसी रीजनिंग से कोई भी पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट नॉन जीरो है वो भी सी पर नहीं है। तो सी पर अब केवल एक ही पॉइंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो पॉइंट हो सकता है ऑरिजिन, और ऑरिजिन सी पर है, क्योंकि हम यहाँ इक्वेशन से तुरंत देख सकते हैं कि ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयर फोर सी इज द ऑरिजिन। वो सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से फिल कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ अस्यूम एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ओके,
तो प्रूफ लिखने से पहले आइडिया बता देता हूँ। आइडिया ये है, ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो जैसी कंडीशन है। तो उस केस में क्या होता है, जब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो एक सिंगल रूट आता है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली वही चीज़ हम करने वाले हैं। ओके, अब बस एग्जीक्यूशन है। थोड़ा हेडेक कम करने के लिए मैं दो सेपरेट केसेस बनाऊंगा। केस वन इज कि ए इज ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो गया, हम ये तो मान के चल ही रहे हैं, अगर ए ज़ीरो हो गया तो एच भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो कर्व है, जो सी है, दैट इज जस्ट बी वाई स्क्वायर इज ज़ीरो, पर बी नॉन ज़ीरो है। ए और एच तो दोनों ज़ीरो हो गए, पर क्योंकि ए बी और एच तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं थे, तो इसका मतलब बी नॉन ज़ीरो है। तो जो कर्व सी है वो एक्चुअल फिर हमारा ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज ज़ीरो, पर वाई स्क्वायर इज ज़ीरो इज सेम एज सेइंग वाई इज ज़ीरो। तो इट इज जस्ट दी एक्स एक्सिस विच इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव ही यही करना था कि वो सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो इस केस में बात खत्म हो गई। सिमिलरली बी अगर ज़ीरो रख दें तो वो भी एक केस है, और वहाँ पे भी सिमिलर रीजनिंग। तो जो इंटरेस्टिंग केस है हम अब उसमें आर्ग्यू करेंगे कि जब ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है। ओके, तो इस केस में हमें आर्ग्यू करना है और वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले, सिंस ए बी इज नॉन नेगेटिव, इनफैक्ट ए बी विल बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, क्योंकि ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है। ए टाइम्स बी इज नॉन ज़ीरो, पर ए टाइम्स बी इज अ परफेक्ट सॉरी ए टाइम्स बी इज अ स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर। सो ए टाइम्स बी देयरफॉर हैज़ टू बी पॉजिटिव। एक नॉन जीरो रियल नंबर अगर स्क्वायर है किसी दूसरे रियल नंबर का तो उसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो ए टाइम्स बी इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर ए एंड बी हैव द सेम साइन। या तो दोनों ही नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, पर हम उन्हें पॉजिटिव मान सकते हैं। ये जो सी की इक्वेशन है, सी को डिफाइन करने वाली जो इक्वेशन है, अगर उसमें हम यहाँ दोनों साइड नेगेटिव नंबर्स देख रहे होंगे तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे कुछ बदलेगा नहीं। तो ये अपने आप फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। तो वी मे अस्यूम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, मे अस्यूम, ये बात जो मैं लिखूंगा नहीं पर मैंने समझा दी है, कि ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। ठीक है, और अब दो फर्दर केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। केस वन कि एच पॉजिटिव है, और फिर केस टू कि एच नेगेटिव है। इस केस में ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट ए एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ए पॉजिटिव है, रूट ए का मतलब है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे सेटल हो गया, प्लस क्योंकि एच पॉजिटिव है, एच इज़ नथिंग बट रूट ए बी। एच स्क्वायर वॉज ए बी, पर अगर एच पॉजिटिव है तो एच इज़ रूट ए बी, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई प्लस रूट बी वाई होल स्क्वायर। पर ये किसके बराबर है, ये है रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई का होल स्क्वायर, एंड दैट्स इट। जो कर्व है वो इसको ज़ीरो रखने पर जो लोकस मिलता है वो है, पर क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है तो इसको ज़ीरो रखने पर सी मिलता है। पर क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको ज़ीरो रखना इज़ एज गुड एज इसको ज़ीरो रखना। तो वो पॉइंट्स जो इसको ज़ीरो रखने पर, या वो पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई जो इसको ज़ीरो बना देते हों, वही हैं सी पर रहने वाले पॉइंट्स। सो द कर्व सी इज़, एक लाइन और लिख देता हूँ, दस सी इज़ नथिंग बट the curve given by this equation which is a single straight line, right? ये भी ज़ीरो नहीं है और इनफैक्ट ये भी ज़ीरो नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, एटलीस्ट क्योंकि हमने ये माना था इस केस में। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड केस वो आप खुद से सेलेक्ट सकते हैं कि h इज़ नेगेटिव। ठीक है, सो दैट सॉल्व दिस वन। अगर ऐसा हो रहा है तो हमने प्रूव कर दिया कि वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ऑरिजिन है। और ये तीसरा वाला मैं एक्सरसाइज छोड़ दूंगा।
या शायद नहीं छोड़ना चाहिए, देखता हूँ डिफ़िकल्ट अगर है तो। नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर फिर भी देखता हूँ। हमको प्रूव करना है कि दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है, प्रूव कर ही देता हूँ। ठीक है, वांट टू शो कि जो सी है वो दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन से बना है। ओके, हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही खेल है पूरा। सो कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, तो यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि b इज़ नॉन ज़ीरो। अगेन केसेस बनाने पड़ेंगे, पर मैं लिख ही देता हूँ। केस 1, b इज़ नॉन ज़ीरो। उसी तरह से a नॉन ज़ीरो, और फिर एक केस आएगा जब a और b दोनों ज़ीरो होंगे। अगर a और b दोनों ज़ीरो हैं देन वो तो बहुत ही सरल बात है, तो उसकी तो हम वो ठीक है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस केस, यहाँ पे ही सारी बात क्लियर हो जाएगी। सो कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। w वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये वास्तव में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमने माना है b नॉन जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ w स्क्वायर इज नॉन जीरो। ठीक है, अब क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव, सिंस h square is greater than ab, the discriminant of this quadratic is positive, और इस वजह से इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। सो लेट lambda 1 and lambda 2 be the two, जो हम जानते हैं डिस्टिंक्ट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। ओके, एंड नाउ वेरीफाई, दिस इज योर एक्सरसाइज, वेरीफाई कि ये जो लाइन है, लाइन 1 विच इज y माइनस लैम्डा 1x इज 0, एंड लाइन 2 y minus lambda 2x is 0 are both contained in C। ये एकदम ट्रिवियल वेरिफिकेशन होगा। करना क्या है कि अगर ऐसा कोई पॉइंट लें जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, शो करना है वो C की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, और सिमिलरली फॉर दिस। तो जो L1 यूनियन L2 है वो C में कंटेन्ड है, ठीक है। और रिवर्स कंटेनमेंट भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर इन दोनों लाइंस के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं जो सी में है, तो होगा क्या कि वो इस क्वाड्रेटिक का एक तीसरा रूट प्रोड्यूस कर देगा। सोचें उस पर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फिनिश दिस। मैं पूरी डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ। केस आएगा ए नॉन ज़ीरो, और फिर एक केस आ जाएगा कि दोनों ही ज़ीरो हैं, विच इज़ द ईजीएस्ट केस, क्योंकि ये दोनों ही ज़ीरो हो गए, एच तो ज़ीरो फिर हो नहीं सकता। तो जो सी की डिफाइनिंग इक्वेशन वो हो जाएगी 2h xy इक्वल 0, विच इज सेम एज xy इक्वल 0, यानी कि x एक्सिस यूनियन y एक्सिस, विच इज टू डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड यहाँ पे पूरी रीजनिंग। ये जो पूरी रीजनिंग अभी तक हमने यहाँ पे दिखाई एक्सप्लिसिटली, उससे ये सिद्ध हुआ कि सी कंटेन्स अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ओके, पर टू शो कि उसके अलावा और कुछ भी सी में नहीं है, वो करने के लिए अगर एक बार मान लें कि उसके अलावा कुछ सी में बैठा हुआ है, तो इस क्वाड्रेटिक का एक और रूट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स तो हैं ही, एक तीसरा रूट भी आ जाएगा, पर वो हो नहीं सकता। एक क्वाड्रेटिक का तीन अलग अलग रूट्स नहीं हो सकते। ओके, सो दैट्स दैट। एंड नाउ, हाँ, अभी भी काफ़ी कुछ हमें बोलना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कंप्यूट करते हैं। पूछा गया है डिस्क्राइब दिस लोकस। क्या है ये लोकस? पिछले स्लाइड से हमें पता है कि तीन संभावनाएं हैं, या तो ये केवल ओरिजिन है, या ये एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या ये पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में लिखें तो क्लियर है कि a इज 2
h is -7/2 and b is 3। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस है पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, उनके अगर हम स्लोप्स निकाल लें तो बात खत्म हो गई, फिर हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज नोट दैट क्या, ये जो दो लाइंस हैं, हम जानते हैं कि दो लाइंस हैं जिनका यूनियन ये लोकस है, हम कह रहे हैं उनमें से कोई भी लाइन वाई एक्सिस नहीं है। सो मैं बस उस चीज़ को थोड़ा सा लिखते वक्त अस्पष्ट रखूंगा। नोट दैट नन ऑफ द टू लाइंस इज द वाई एक्सिस। तो समझ जाइए क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो भी ये लोकस है दो लाइंस का यूनियन है, मैं कह रहा हूँ उनमें से कोई भी लाइन वाई एक्सिस नहीं है। अगर होती तो उसका क्या मतलब होता कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन में 0, y, सब 0, y नहीं बोलता हूँ, अगर इस एक्सप्रेशन में 0, सब्सटीट्यूट किया जाए तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा फॉर ऑल बीटा। पर 0, सब्सटीट्यूट करने पे ये एक्सप्रेशन क्या बनता है, ये एक्सप्रेशन बनता है 3β²। बट दिस इज नॉट 0 फॉर ऑल बीटा। तो ये जो भी दो वर्टिकल लाइंस हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी दो लाइंस हैं उनमें से कोई भी वाई एक्सिस नहीं है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं दोनों के मतलब ये जो दो लाइंस हैं उनके स्लोप हैं m1 और m2, और जिसमें m1 और m2 दोनों ही इन्फिनिट नहीं है। सो लेट द टू लाइंस बी हैव इक्वेशंस। ठीक है, ये हम बोल ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं दोनों में से कोई भी लाइन वाई एक्सिस नहीं है। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि उस केस में ये इन्फिनिट हो जाता। ठीक है, तो उन दोनों लाइंस को ऐसे लिख सकते हैं। और इसका फिर क्या मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन में अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इस लाइन का कोई भी पॉइंट सब्सटीट्यूट किया जाए तो 0 मिलेगा, और इस लाइन का भी अगर कोई भी पॉइंट सब्सटीट्यूट किया जाए तो 0 मिलेगा। सो दस और या अदर देन दिस इज 0 फॉर ऑल अल्फा। इस लाइन पे हमने पॉइंट उठाया अल्फा m1 अल्फा, अल्फा कोई भी रियल नंबर है हमारी मर्जी का, और ये पॉइंट इस लाइन पर है। पर अगर इस लाइन पर है तो फिर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, उससे हमें ये इक्वेशन मिली। और दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा, विच इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें तो इससे मिलेगा 2 - 7m1 + 3m1² इज 0। दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा। पर इससे हमें मिल जाएगा कि ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है वही 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी 0 है, और इसका मतलब फिर क्या हुआ। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज द फॉलोइंग, दस m1 and m2 are the two roots of this quadratic expression। तो वो जो दो स्लोप्स हैं जो हमें निकालने के टू डिस्क्राइब दिस लोकस, वो कुछ नहीं बस इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स हैं। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ से सामने आया, बस ये देख करके सामने आ गया इस वर्किंग के थ्रू। ओके, तो जस्ट सम सिंपल कंप्यूटेशन, पर इससे कुछ बात सामने आती है जो अब हम जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं a, h और b। मान लेते हैं b 0 नहीं है, और फिर हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है। हम पहले से जानते हैं कि तीन संभावनाएं हैं, या तो ये केवल ऑरिजिन है, या ये एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है, या एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर h² = ab तो हम जानते हैं कि c इज अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। जो नई इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो ये कि अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बस इस एक्सप्रेशन का रूट लेकर के। इसका एक ही रूट होगा क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, राइट, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो एक ही रियल रूट होगा।
और वही रूट स्लोप है उस लाइन का जो ये कर्व है। ऑल राइट, और इसी का कजिन स्टेटमेंट हम देंगे, पर पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इज नथिंग, फर्स्ट ऑब्जर्व कि y axis is not this curve. So proof of 1, note that c is not the y axis. हमें पता है c is a single line passing through the origin। पहले हम बस ये पॉसिबिलिटी खारिज कर रहे हैं कि c y axis है। क्यों? क्योंकि अगर y axis होती तो यहाँ पे अगर हम 0 डालें और y की जगह बीटा डालें तो ये आइडेंटिकली 0 होना चाहिए था हर बीटा के लिए, पर वो हो नहीं रहा है। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, तो ये y एक्सिस नहीं है सिंपली बिकॉज b 0 नहीं है। रीज़न ये y एक्सिस नहीं है इज कि b 0 नहीं है। ठीक है, तो इफ y इक्वल्स mx इज द लाइन दैट c इज, अगर ये जो लाइन c है, हम जानते हैं c एक लाइन ही है, अगर उस लाइन को हम y इक्वल्स mx के फॉर्म में लिखें, जो हम लिख सकते हैं क्योंकि वो लाइन y एक्सिस नहीं है, जो भी लाइन y एक्सिस नहीं है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। सो देन a alpha square plus 2h alpha m alpha plus b m square alpha square, this is 0 for all alpha and the rest is left to you। अगर ये हर अल्फा के लिए 0 है तो m will satisfy this quadratic, राइट। और इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट है और वही रूट फिर जो स्लोप है जिसको हम हंट कर रहे थे। ये बस पिछले एग्जाम्पल को ही सिंबल्स में किया जा रहा है। पिछला एग्जाम्पल अगर समझ गए तो ये रीजनिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ। और सिमिलरली इसका जो कजन स्टेटमेंट है कि अगर h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, तो हम जानते हैं c इज अ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उनका स्लोप अगर निकालना हो तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स को कैलकुलेट कर लें। इनमें से कोई भी लाइन, ये जो दो लाइंस का यूनियन c है, इनमें से कोई भी लाइन y एक्सिस नहीं है सिंपली बिकॉज b इज नॉन जीरो। और बाकी का जो काम है कि दोनों के अगर स्लोप्स निकालने हैं तो बस इसके रूट्स निकाल के हो जाएगा। इसके दो रियल रूट्स हैं और वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन। ओके, अब एक छोटी सी बात पर इंपॉर्टेंट बात कि दो अलग अलग फंक्शंस का जीरो सेट बराबर हो सकता है। जैसे अभी एक फंक्शन है f, ऐसे डिफाइंड है, x, y को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे ले जा रहा है, और दूसरा फंक्शन है g जो इस प्रकार डिफाइंड है। दोनों फंक्शंस बहुत अलग अलग हैं पर दोनों के जीरो सेट सेम है। दोनों के ही जीरो सेट्स हैं प्रिसाइसली द ऑरिजिन। ये कब जीरो होगा? जब x और y दोनों के दोनों जीरो होंगे, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव और ये भी नॉन नेगेटिव। सिमिलरली फॉर g, तो इनके जीरो सेट्स तो सेम है पर ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं सिंपली बिकॉज वन वे टू सी दैट इज कि इनको अगर इवेलुएट करें 1,2 पर तो अलग अलग आंसर मिलता है। तो जीरो सेट्स आर अ वेरी क्रूड इंफॉर्मेशन अबाउट अ फंक्शन, पर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, पेयर ऑफ लाइंस का जो कॉन्टेक्स्ट है कि मान लें एक कर्व ये दे दिया और एक कर्व ये दे दिया और बता दिया गया कि एक पेयर ऑफ लाइंस है। मैं नहीं कह रहा हूँ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस है, बस पेयर ऑफ लाइंस हैं, possibly the same lines. So C is a pair of lines, possibly just one single line. C prime is also a pair of lines, possibly just one single line. ठीक है, तो इन पर्टिकुलर हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों साथ में जीरो नहीं है। A, H और B तीनों के तीनों अगर जीरो हो जाएंगे तो ये जो कर्व है ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा। हम बोलते कर्व है, कर्व से मतलब एनी सबसेट ऑफ R2, कर्व का मतलब ये नहीं एनी सबसेट ऑफ R2। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा अगर ये तीनों के तीनों जीरो हो गए। पर हम पहले ही कह दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो या तो सिंगल लाइन है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन या पेयर ऑफ लाइन से पासिंग थ्रू, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन से पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। सिमिलरली फॉर सी प्राइम ये हमको दे दिया गया। इन अदर वर्ड्स हमको ये कंडीशंस दे दी गई अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट नॉट ऑल थ्री ऑफ ए बी एच आर जीरो एंड नॉट ऑल थ्री ऑफ दीज थ्री आर जीरो। अंडर दिस हाइपोथेसिस और कॉन्टेक्स्ट, अब अगर हमें कोई बता दे कि C और C प्राइम सेम ही सेट्स हैं, इन अदर वर्ड्स ये इस चीज़ का जीरो सेट और इस चीज़ का जीरो सेट अगर हमें बता दिया गया कि बराबर ही है, तो हम कह सकते हैं कि इन एसेंस ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है।
व्हाट डज दैट मीन? हम कह रहे हैं कि कोई एक स्केलिंग फैक्टर है, कोई एक नॉन जीरो रियल नंबर लैम्डा है, such that capital A is just lambda times A, capital B is just lambda times B, and capital C is just lambda times C. तो इन एसेंस ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है. इस एक्सप्रेशन को अगर हमने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ नया तो क्रिएट कर नहीं दिया, सेम ही सेट मिलेगा और क्लियरली सेम सेट मिलेगा. हम कह रहे हैं अगर सेम सेट मिलता है तो हम ऐसा एक स्केलिंग फैक्टर ढूंढ सकते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट, मतलब समथिंग नॉन ट्रिवियल इज बीइंग सेड हियर. ये हमें रियलाइज करना है. यहाँ पे क्या हुआ था, जस्ट बिकॉज जीरो सेट से सेम हम कुछ भी नहीं बोल सकते, एफ और जी के बीच में कोई रिलेशनशिप हम स्थापित नहीं कर सकते, पर इस लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं. आई होप स्टेटमेंट समझ में आ रहा है. ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रूव नहीं करूँगा, छोटा सा स्केच दे देता हूँ. सो अंडर द अजम्पशन, सो वी विल अस्यूम कि बी नॉन ज़ीरो, कैपिटल बी नॉन ज़ीरो. फर्दर आई विल अस्यूम कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. इसके अंडर में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, बाकी जो केसेस आप खुद बना करके इसको अपने आप को कन्विंस कर लेंगे. तो हम जानते हैं पिछले ही स्लाइड से कि सबसे पहले तो दिस इज अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज हमने ये सब मान लिया. उनमें से कोई भी लाइन वाई एक्सिस नहीं है और उनके स्लोप्स हम लिख सकते हैं. और स्लोप्स क्या हैं? स्लोप्स आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. सिमिलरली जो कर्व सी प्राइम है, दिस इज अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उसमें जो लाइंस हैं उनके स्लोप्स आर प्रिसाइसली द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पर अगर हमें पता है कि सी और सी प्राइम सेम ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों रूट्स और इसके दोनों रूट्स भी सेम हैं, यानी दीज टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स शेयर बोथ देयर रूट्स. और अब बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात, कि अगर दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं विच शेयर बोथ देयर रूट्स, तो फिर उनके कोएफिशिएंट्स आर जस्ट स्केल्स ऑफ ईच अदर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये बात मालूम है, तो वहाँ से फिर ये बात अब सिद्ध हो जाएगी. ठीक है, तो दिस वाज अंडर दिस असम्पशन. यू कैन ईजिली डू द केस व्हेन इक्वालिटी हैपेंस एटसेट्रा. वो सब मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ. ओके, फाइनली नाउ वी कैन कम टू इलस्ट्रेशंस. हमारे पास दिया है कि मान लेते हैं दिस इज अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. जब बोल रहे हैं पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, वो ऑटोमेटिकली पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, क्योंकि ये इस फॉर्म की इक्वेशन है. ये और कुछ हो नहीं सकती. या तो ये ओरिजिन है, या एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, या फिर ये पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन है. हमें दे दिएगा ये एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस है, यानी कि एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन है. अब अगर मान लें कि उनमें से द स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द अदर, दो लाइंस हैं, दिस इज अ यूनियन ऑफ टू लाइंस, यानी ये जो लोकस है दैट इज द यूनियन ऑफ टू लाइंस, उनमें से एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो ये रेशियो पूछा गया है. खुद से सोचें. ठीक है, जस्ट एक्सप्लॉइट द कंडीशन. सो सपोज द स्लोप्स आर m and 2m, right? Or note that m is non-zero. m जीरो नहीं है. इसको देखने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि वो डिस्टिंक्ट लाइंस हमें दिया ही हुआ था प्रश्न में, तो अगर m जीरो होता तो वो डिस्टिंक्ट लाइंस रह नहीं जाती. दूसरा, अगर यहाँ पर हम एक्चुअल अगर स्लोप जीरो है तो y इक्वल जीरो शुड आइडेंटिकली मेक दिस जीरो. मैं कहने का मतलब, अगर हम x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लें, अगर m जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस है वो लाइन, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लें वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. यानी कि x की जगह अल्फा डाल दें, y की जगह जीरो डाल दें, जीरो मिलना चाहिए, पर वो तो मिल नहीं रहा है, राइट? a कैन नॉट बी जीरो, a इज नॉन जीरो. जब इस फॉर्म में लिखा ही हुआ है तो लिटिल a इज नॉन जीरो, लिटिल h इज नॉन जीरो, लिटिल b इज नॉन जीरो. ठीक है, तो m इज नॉन जीरो. और अब बस वी विल जस्ट एक्सप्लॉइट द डेफिनेशंस, राइट? सो पहली लाइन है y इक्वल्स mx और दूसरी लाइन है y इक्वल्स 2mx. इन दोनों लाइंस का यूनियन इज दिस. तो अगर उसको थोड़ा सा इनफॉर्मली लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि दिस यूनियन दैट इज आवर कर्व, जिसमें कि हमारा कर्व यानी कि ये चीज़. तो इस पे कोई भी पॉइंट लिया जाए वो यहाँ पे होना, वो इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और इस पे भी कोई पॉइंट लिया जाए तो वो इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
दिस गिव्स कि alpha square by a, this is 0 for all alpha, which implies this is 0. और similarly जो खेल m के साथ खेला वही 2m के साथ खेलेंगे, तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। और अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो शायद बात बन जानी चाहिए। देखते हैं। एक्चुअली हम क्या करेंगे कि एम स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो दिस गिव्स अस, और हमें ये तो पता ही है कि सेकंड इक्वेशन होल्ड्स। सो अगर सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? m की वैल्यू मिल जाएगी 3/a प्लस 4m/h। क्या हो गया? ये h आना चाहिए था, गलत सलत लिखा हुआ है। 4m/h इज 0, तो m की वैल्यू क्या आई? -3/a टाइम्स h/4, तो -3/4 है। थक गया हूँ। -3/4 a/h, ये आया। अब अगर ये चीज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो आई थिंक वी शुड गेट सम रिलेशन बिटवीन a, b एंड h, और तो क्या ही हो सकता है। सो दिस गिव्स अस, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन द फर्स्ट वन, लिख कुछ नहीं रहा हूँ मैं, बस डायरेक्टली कंप्यूट कर दे रहा हूँ। या आई थिंक दिस इज फाइन, कोई कंप्यूटेशन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। ओके, सो simplify. I'll just leave you to simplify this. ठीक है? This was the first illustration, or maybe this was actually the second illustration, एक हम पहले ही ले चुके हैं। Next, हमारे पास ये एक लोकस दिया हुआ है और ये बोला गया है कि इनमें से एक लाइन, ये जो भी लोकस है, इसमें से एक लाइन इज दिस। क्लियरली दिस इज ईदर द ऑरिजिन और अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन और अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, वो तो हम जानते ही हैं। उनमें से एक लाइन ये हमें बता दी गई, तो ये कांस्टेंट सी पूछा गया है। ठीक है, सो वेरी सिंपल। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए, इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दिस लाइन पैरामीट्रिकली लिख सकते हैं इज ऑफ द फॉर्म, या इज t minus 3/4t for some t, and this must satisfy this equation. Thus this is 0 and this is 0 for all t, right? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया जाए वो यहाँ पर है, तो दिस इज 0 फॉर ऑल t, और वहां से फिर हम c के बारे में कुछ बोल पाएंगे। सो दिस गिव्स अस 6t स्क्वायर माइनस, और अदर प्लस 3/4t स्क्वायर प्लस गॉड नोज व्हाट 9/4 ct स्क्वायर इज 0। दिस इज फॉर ऑल t, और देयरफॉर t स्क्वायर को हम हटा सकते हैं। अगर ऑप्शन मैच नहीं किए तो बहुत बुरा लगेगा। सो दिस गिव्स अस 24 प्लस 3 प्लस 9c is 0. This implies c is equal to -3. अरे वाह, c is -3। और यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैं आपको देना चाहता हूँ, फाइंड द अदर लाइन। फाइंड द अदर लाइन, वेल है क्या अदर लाइन? b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अगर लें, हाँ आई थिंक h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, सो फाइंड द अदर लाइन। दो एक इनफैक्ट डिस्टिंक्ट लाइन
यहाँ पे बैठी हुई है, तो आपका एक्सरसाइज है वो लाइन निकालना। सी की वैल्यू तो मिल गई, तो ये पूरा पूरा ये एक्सप्रेशन ही मिल गया। फिर दूसरी लाइन कैसे निकालनी है तो आप जानते हैं। ऑल राइट, सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।